जी राहुल जी। जी कौस्तुभ जी, वॉइस और वीडियो क्वालिटी को बता दीजिए। जी संजय त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग। जी जी गुड इवनिंग। जी जी कौस्तुभ जी, धन्यवाद। तो हम लोगों ने कल की क्लास में अपने जी गुंजन मिश्रा जी, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इंटरप्रीटर सूट को लेकर के जो है प्रोविजंस को देखा था, चाहे वो सब्सटेंटिव पार्ट हो चाहे वो प्रोसीजरल पार्ट हो। हमने सेक्शन 88 देखा और उसके बाद हमने उसका प्रोसीजरल पार्ट देखा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम डेली करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद जो है हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समरी सूट को लेकर के। ठीक है, तो आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो समरी प्रोसीजर पे रहेगी, जो कि हम देखते हैं ऑर्डर 37। तो आइए जो है कल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जी सुनीता कुंतल जी, गुड इवनिंग। तो आज का जो है मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि हमने इंटरप्रीटर को लेकर के जो प्रोविजन देखा था वो सब्सटेंटिव पार्ट में कहाँ पर दिया हुआ है और प्रोसीजरल पार्ट में कहाँ पर दिया हुआ है। प्लीज आप लोग दोनों आंसर जो है एक साथ बताने का प्रयास करें। हमने जो सब्सटेंटिव पार्ट में प्रोविजन देखा था वो कहाँ पर दिया हुआ है, और फिर हमने प्रोसीजरल पार्ट में भी देखा था तो वो इंटरप्रीटर सूट से रिलेटेड, तो वो कहाँ पर दिया हुआ है। प्लीज आप लोग आंसर करिए। जी जी संजय जी, और भी स्टूडेंट जो क्लास अटेंड कर रहे हो प्लीज आप लोग आंसर करिए कि इंटरप्रीटर सूट से रिलेटेड जो सब्सटेंटिव पार्ट में प्रोविजन है और जो प्रोसीजरल पार्ट में प्रोविजन है वो कहाँ पर दिया हुआ है। तो संजय त्रिपाठी जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। जो हमने इंटरप्रीटर सूट देखा था, तो इंटरप्रीटर सूट से रिलेटेड जो हमने प्रोविजन देखा था सब्सटेंटिव पार्ट में वो दिया हुआ था सेक्शन 88 में, और जब हम प्रोसीजरल पार्ट देख रहे थे तो वहां हमने देखा था ऑर्डर 35। अब जो इंटरप्रीटर सूट में जो सूट आता है, तो इस सूट को लेकर के मैंने बताया था कि कुछ पार्टिकुलर थीम को लेकर के ही सूट आता है। तो वो कौन सी थीम थी जिसका की क्लेम करती है कोई पार्टीज आपस में, राइवल क्लेम। तो वो बताइए, अगर आप लोग बता सके तो वो प्रॉपर्टी जो वहां पे बताया हुआ था वो किस नेचर की होनी चाहिए, मूवेबल या इमूवेबल या दोनों। जी जी पंचराज सर, बिल्कुल आपका आंसर सही है। गुलिस्तान जी, सेक्शन 88 सब्सटेंटिव और ऑर्डर 35 प्रोसीजरल, बिल्कुल। तो प्लीज आप लोग आंसर करिए कि हमने देखा था जो यहाँ पर बी और सी थे, ये दोनों राइवल क्लेम ला रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर के। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये किस नेचर की हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल। सेक्शन 88 क्या कहता है इसको लेकर। जी गुंजन जी, ऑर्डर 35 ये प्रोसीजरल पार्ट है। संजय त्रिपाठी जी बिल्कुल, बोथ। फिर मैंने आपको बताया था जब हम लोग ऑर्डर 35 पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक रूल देखा था। वो रूल जो है बार कर रहा था एजेंट को
प्रिंसिपल के अगेंस्ट और टीनेंट को लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट लाने से। तो प्लीज आप लोग मुझे आंसर करिए कि हमने ऑर्डर 35 के किस रूल में इससे रिलेटेड प्रोविजन देखा था जो कि एजेंट को और टीनेंट को बार करता है इंटरप्रीटर सूट लाने के लिए। जी गुलिस्तान जी दोनों, जी लिमरा जी गुड इवनिंग। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से था कि हम लोगों ने जब ऑर्डर 35 पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पर एजेंट को बार कर रहा था और टीनेंट को बार कर रहा था, एजेंट को प्रिंसिपल के अगेंस्ट और टीनेंट को लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट लाने से। तो प्लीज आंसर करिए कि ऑर्डर 35 के किस रूल में दिया हुआ है। जी संजय त्रिपाठी जी बिल्कुल आपका आंसर सही है। ये जो हम देखते हैं ऑर्डर 35 को, और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रूल है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट उठा करके पूछ सकता है कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट और जो टीनेंट है वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट नहीं ला सकते। ये ऑर्डर 35 का रूल 5 जो है इसको बार करता है। जी 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 पंचराज सर, रूल 5। जी गुंजन मिश्रा जी ऑर्डर 35 रूल 5। गुलिस्तान जी ऑर्डर 35 रूल 5। जी दिव्यांशी गुड इवनिंग। तो अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट क्लास की थी इंटरप्रीटर सूट को लेकर के, उसके कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस किया आपस में। अब जो आज की क्लास रहेगी इस पे चलने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि प्लीज वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए तो प्लीज लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। और आज की जो क्लास होने वाली है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम अभी सूट को ही देखेंगे, जो वेरियस काइंड ऑफ सूट जो दिए हुए हैं सीपीसी में, और उसके बाद जो है हम इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, देन सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग और लास्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। ये देखने के बाद हम अपील, रेफरेंस रिव्यू, रिवीजन और उसके लास्ट टॉपिक, अगर लास्ट पार्ट को देखें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के, तो वो मिसलेनियस है। इसे हम कवर करते हुए अपने सीपीसी को खत्म करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समरी प्रोसीजर से रिलेटेड। समरी प्रोसीजर से रिलेटेड। तो प्लीज लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अब मैं एक एक चीजें आपको बताता चलूंगा और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए जनरली क्या होता है, जब हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर देखा था सूट को लेकर के हमने देखा था। तो सूट में हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि जब हम सेक्शन 26 डील कर रहे थे तो वहां हमने देखा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा। और वहां हमने देखा था कि जैसे ही आप अपने प्लेंट को प्रेजेंट करते हैं, और हमने जब सेक्शन 26 का क्लॉज 2 देखा था जो कि एफिडेविट को ऐड किया गया है अमेंडमेंट से, तो एफिडेविट के साथ जैसे ही हम उसको प्लेंट को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा सूट इंस्टीट्यूट मान लिया जाता है। और इसके साथ हमने प्रोसीजरल पार्ट में ऑर्डर 4 देखा था। तो जब हम बात करते हैं जो ऑर्डिनरी जो प्रोसीडिंग होती है, यानी कि ऑर्डिनरी केसेस में जो सूट आता है, यानी कि सामान्यतः जो भी सूट आता है, तो जब आप उसको लेकर के देखेंगे तो उसको लेकर के आप जब देखते हैं तो आपको मिलता है कि ऑर्डर 7 में आप लोगों ने देखा था प्लेंट। जो प्लेंट होता है ये प्लेंटिव द्वारा फाइल किया जाता है। मैं ऑर्डिनरी सूट की बात कर रहा हूं। अभी हम आज ऑर्डिनरी सूट समझेंगे, ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग को समझेंगे, और उसके बाद हम समरी प्रोसीजर पे चलेंगे जो कि सीपीसी के ऑर्डर 37 में दिया हुआ है, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग में और समरी प्रोसीडिंग में क्या डिफरेंस है। तो जब आप समझते हैं ऑर्डिनरी सूट को लेकर के, तो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग प्लीडिंग देख रहे थे तो प्लीडिंग में हमने देखा था कि प्लीडिंग इंक्लूड करता है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। इसको लेकर के हमने ऑर्डर 6 देखा था। तो जो प्लीडिंग में हमने देखा था प्लेंट, तो प्लेंट प्लेंटिव द्वारा दायर किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने। इसके बाद क्या होता है कि विद इन 30 डेज, और इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 60 डेज, और इज इक्वल टू हो जाता है 90 डेज के अंदर, डिफेंडेंट को क्या होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। ये ऑर्डिनरी सूट चल रहा है। फिर पार्टीज के अपीयरेंस को लेकर के आप देखेंगे ऑर्डर 9 में पार्टीज अपीयर होंगे। फिर आप देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज,
इसको लेकर के आप देखेंगे ऑर्डर 10। फिर इसके बाद बारी आती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की, जिसको लेकर के आप देखेंगे ऑर्डर 14। फिर पार्टीज के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है और देन जजमेंट पास होता है। ये जो प्रोसीजर है ये ऑर्डिनरी प्रोसीजर है, यानी कि ऑर्डिनरी सूट में, यानी कि जनरली हर केस की कार्रवाई में अगर सिविल मैटर है तो आपको देखने को मिलेगा कि यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। और ये जो होता है कहीं ना कहीं बहुत टाइम टेकिंग होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो सिविल वाद होते हैं ये सामान्यतः बहुत समय लेते हैं जजमेंट आने में, यानी कि डिग्री बनने में, यानी कि डिग्री पास होने में। क्यों टाइम लेते हैं? क्योंकि आपने जब आप जब जनरल प्रोसीडिंग देखेंगे या ऑर्डिनरी सूट में ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काफी जो है टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड किया गया है। फिर आप बीच में देखने को मिलेगा आपको एडजमेंट, वहां पर भी 3 टाइम जो है पार्टी के फेवर में एडजमेंट किया जा सकता है, तो काफी लेंदी हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो रहेगा समरी प्रोसीजर। और समरी प्रोसीजर को लेकर के सब्सटेंटिव पार्ट में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सीधा पढ़ना है ऑर्डर 37। और जो ऑर्डर 37 है ये स्पेसिफिकली डील करता है समरी प्रोसीजर से। तो यहां तक मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। जी जमशेद राजा जी, गुड इवनिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सिविल प्रोसीजर कोड में हम जब जनरली यानी कि ऑर्डिनरी जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको लेकर के देखते हैं, तो मैंने आपको एक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया कि कैसे चलता है। और ये कार्रवाई जो होती है खत्म होने में काफी समय ले लेती है, इसीलिए एक स्पेशल प्रोविजन डाला गया है सीपीसी में। जब आप देखेंगे इसका ऑर्डर 37, और ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि मेंस में भी इस पे क्वेश्चन बने। तो जब आप समरी प्रोसीजर को देखते हैं तो इसके लिए आप जाते हैं ऑर्डर 37 में सीपीसी के, और जो कि एक स्पेशल जो है प्रोविजन जो है सीपीसी में कवर करता है। और जब आप ऑर्डर 37 को देखेंगे तो ये रूल 1 से लेकर के रूल 7 तक दिया हुआ है। तो यहां तक जो है अगर किसी को कुछ समझने में परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताइए। मैंने यहां पर बस आपको एक एग्जांपल बताया है, और जो मैंने आपको यहां एग्जांपल दिया है आज हम इसी का अपवाद पढ़ेंगे। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। अब आइए हम देखते हैं कि क्या जो ये समरी प्रोसीडिंग है या समरी प्रोसीजर है केवल सिविल केसेस में ही फॉलो होता है। तो ऐसा नहीं है। आप जब भी सिविल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में आप लोगों की क्लासेस भी चल रही हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड, वहां हो सकता है जब ये टॉपिक आए तो आपको पढ़ने को मिले। तो जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखेंगे तो वहां पर आपको मेनली 4 प्रकार का ट्रायल देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा सेशन ट्रायल, एक आपको मिलेगा वारंट ट्रायल, एक आपको मिलेगा समन ट्रायल। और वहां पर भी समरी ट्रायल का प्रावधान किया गया है, जहां पर जो केस होता है या जो प्रोसीडिंग होती है उसको समरली क्या किया जाता है, ट्राई किया जाता है। और इसको लेकर के जब आप प्रोविजन देखेंगे तो ये आपको चैप्टर 21 में सेक्शन 260 से लेकर के 265 तक दिया हुआ है सीआरपीसी के। तो मैं यहां बता रहा था कि जो समरी प्रोसीजर है ऐसा नहीं है कि ये केवल सिविल मामलों पे ही लागू होता है, यह क्रिमिनल मामलों पे भी लागू होता है। और इसको लेकर के जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 देखेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 21 जो कि सेक्शन 260 से लेकर के 265 तक दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी में भी 4 प्रकार के ट्रायल की बात करता है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और आता है समरी ट्रायल। और वहां पे समरली ट्राई किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी मामले का निस्तारण किया जा सके। जी 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 स्वाति जी बिल्कुल। तो मैंने समरी में आपको ये बताया कि समरी प्रोसीडिंग होती है, समरी ट्रायल जो होता है ये क्रिमिनल मामलों में भी होता है। अब आइए हम देखते हैं सीपीसी में। तो सीपीसी में मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी सूट होता है या जनरल प्रोसीडिंग होती है। इसमें क्या होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, यानी कि प्लेंटिफ द्वारा प्लेंट, फिर रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट द्वारा आना, फिर पार्टीज का अपीयर होना, फिर एग्जामिनेशन होना पार्टीज का, फिर पार्टीज के द्वारा एविडेंस प्रोड्यूस किया जाना, एडमिशन करना, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट होना, देन आफ्टर जजमेंट पास होता है। ठीक है, तो ये था मेरा ऑर्डिनरी सूट को लेकर के। अब जब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि समरी प्रोसीजर, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसके लिए आपको केवल तो जी संजय त्रिपाठी जी, समरी ट्रायल जो है 260 से 265 दिया हुआ है चैप्टर 21 में सीआरपीसी के। मुज्जम खान जी गुड इवनिंग। तो मैंने आपको बताया कि आज जो हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक समरी प्रोसीजर, ये केवल और केवल डील करता है ऑर्डर 37 जो कि सीपीसी का प्रोसीजरल पार्ट है। और इसके लिए आप लोगों को अपने ऑर्डर 37 पे ही फोकस बना के रखना होगा, जहां पर ये रूल 1 से लेकर के रूल 7 तक जो है कवर करता है। अब जो है मैं
ऑर्डिनरी प्रोसीजर को मैंने अभी आपको मतलब मोटा मोटी समझाया। अब जब मैं समरी प्रोसीजर पे जाऊं तो उससे पहले एक चीज जान लेना जरूरी है कि जो ऑर्डिनरी सूट होते हैं उनके केसेस में क्या है कि जनरली आपको मिलेगा कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 ईयर का है, यानी कि आप 3 साल के भीतर कभी भी सूट दायर कर सकते हैं। लेकिन जब बात समरी प्रोसीजर की आती है तो यहां पर जो लिमिटेशन पीरियड है वह मात्र 1 साल का है। अब आज जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम देखते चलेंगे कि आखिर क्या भिन्नता है ऑर्डिनरी प्रोसीजर में और समरी प्रोसीजर में। और इसीलिए मैंने कुछ मोटा मोटा जो है बोर्ड पे चीजें लिख दी हैं ताकि इसको पढ़ाने से पहले मैं ये चीजें क्लियर कर दूं तो पढ़ने में हमें ज्यादा सहूलियत होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम समरी प्रोसीजर पढ़ते हैं यानी कि ऑर्डर 37 रूल 1 से लेकर रूल 7 तक, तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि यहां पर अगर आप सूट लाना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको लिमिटेशन पीरियड का टाइम मिला हुआ है वो मात्र 1 साल का मिला हुआ है। दूसरी बात, यहां पर जो होता है डिफेंडेंट जो होता है अगर वो पार्टी बनना चाहता है यानी कि सूट की कार्रवाई में आना चाहता है तो यहां पर उसको प्रायर कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 2 प्रकार के समन इशू होंगे, और ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम समरी प्रोसीडिंग देखते हैं तो समरी प्रोसीजर में सीपीसी के ऑर्डर 37 में आपको देखने को मिलेगा कि 2 बारी समन इशू होगा। एक बार पार्टीज के अपीयर होने को लेकर के, यानी कि जब प्लेंटिफ अपना सूट इंस्टीट्यूट करेगा तो वह एक नोटिस या एक समन जारी करेगा वह एक समन जारी करेगा किसके, डिफेंडेंट के अपीयरेंस को लेकर के, और जब डिफेंडेंट अपीयर होगा तो उसे एक और समन जारी किया जाएगा, समन फॉर जजमेंट। तो इसको लेकर के भी हम ऑर्डर 37 में प्रोविजन देखेंगे। फिर उसके बाद यहां पर जैसे कि आप जनरली ऑर्डिनरी सूट जब हम देखेंगे तो वहां पर आपको कोई पार्टिकुलर कोड नहीं बताई हुई है, लेकिन जब आप ऑर्डर 37 देखेंगे तो यहां पर बताया हुआ है कि अगर समरी प्रोसीजर से के तहत किसी मामले की कार्रवाई चलनी है तो कौन कौन सी कोड जो होंगी इसको लेकर के जो है एम्पावर्ड होंगी। और इसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, और यहां पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर भी दिए हुए हैं कि किन किन सब्जेक्ट मैटर को लेकर के समरी प्रोसीजर चलाया जा सकता है। तो मैंने आपको एक ढांचा पूरा दिया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर इस टॉपिक को लेकर के क्लियर किया। आइए मैं एक बार फिर से शुरू से आपको बता दूं, तो हम लोग जब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर या ऑर्डिनरी सूट के केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि प्लेंटिफ प्लेंट दायर करता है, डिफेंडेंट उसके बदले रिटन स्टेटमेंट आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पार्टी अपीयर होती है, फिर पार्टीज का एग्जामिनेशन होता है जिसके दौरान वह एविडेंस प्रोड्यूस करती हैं और ओरल और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में वहां पर एविडेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद क्या होता है, फ्रेमिंग होती है, फ्रेमिंग के बाद क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, देन आफ्टर जजमेंट होता है, यानी कि ये काफी टाइम टेकिंग होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर समरी प्रोसीजर दिया हुआ है ऐसा नहीं है कि सिविल मामलों में ही इसको अपनाया गया है। जब आप सीआरपीसी देखते हैं यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, तो वहां पर 4 प्रकार के ट्रायल की बात करता है, यानी कि सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, और उसके बाद लास्ट दिया हुआ है वहां पर समरी ट्रायल। और समरी ट्रायल को लेकर के चैप्टर 21 सेक्शन 262 265 डील करता है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मामले का जल्दी से जल्दी निष्पादन करने के लिए जो है वह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद जब हम सीपीसी 1908 पढ़ रहे थे तो मैंने ऑर्डिनरी प्रोसीजर के बाद आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समरी प्रोसीजर। और समरी प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ चीजें जो हैं इसको ऑर्डिनरी प्रोसीजर से भिन्न बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पर डिफेंडेंट को सूट में कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान अपीयर होने के लिए कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर 2 प्रकार के समन इशू होने को होंगे जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे, एक अपीयर कराने के लिए और दूसरा समन फॉर जजमेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्पेसिफिक कोड बताई हुई है कि कौन कौन सी पार्टिकुलर कोड होगी जो कि समरी प्रोसीजर की कार्रवाई के दौरान उस मामले का जो है निस्तारण या निष्पादन करेगी। फिर मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर हैं जिन सब्जेक्ट मैटर पर ही आप समरी प्रोसीजर के तहत आपकी जो कार्रवाई चल सकती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो लिमिटेशन पीरियड होता है जनरली आपको देखने को मिलेगा कि वह मैक्सिमम 3 ईयर का होता है, लेकिन जो समरी प्रोसीजर के मैटर होते हैं इसमें जो लिमिटेशन पीरियड होता है इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो 1 ईयर होता है। आइए अब जब हमने यहां तक सारी चीजें क्लियर कर ली हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े इससे पहले अगर अभी तक किसी को बैकग्राउंड समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप बताइए, क्योंकि इसके बाद हम फटाफट अपने रूल 1 से लेकर के रूल 7 तक कवर करेंगे और उसके बाद आज की क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी समरी प्रोसीजर को लेकर। जी मनोज पाल जी गुड इवनिंग, दीपक यादव जी गुड इवनिंग।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। फिर जो है हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी जी धन्यवाद। तो जब हम समरी प्रोसीजर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें जानना जरूरी है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर क्या कारण है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम जनरली ऑर्डिनरी प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हम वहां देखते हैं कि काफी टाइम लगता है, तो ये टाइम को सेव करता है, मनी को सेव करेगा। अगर टाइम बचेगा तो पैसा बचेगा, काफी ही फायदेमंद है। और इसको लेकर के एक केस है, लीडिंग केस, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। संतोष कुमार वर्सेस भाई मूल सिंह। संतोष कुमार वर्सेस भाई मूल सिंह। ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड केस लॉ है, ऑर्डर 37। अब जो है मैंने आपको बताया कि हम एक एक करके अपने रूल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैं आपको समझाता चलूंगा और उसके बाद लास्ट में एक बार पूरा टॉपिक हम समराइज कर देंगे। तो आइए मैं एक एक करके ऑर्डर 37 के रूल पढ़ना स्टार्ट करता हूं और आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ऑर्डर 37 का तो जब हम ऑर्डर 37 का रूल पहला देखते हैं, यानी कि वो कहता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि स्पेसिफिक कोर्ट भी बताई गई हैं जो कि समरी प्रोसीजर के मैटर पे कार्रवाई चला सकती है। तो इसी को लेकर के जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर 37 का रूल 1, तो आइए देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है कि कोर्ट एंड क्लासेस ऑफ सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाई, यानी कि किस किस कोर्ट में और किन किन पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे यह जो समरी प्रोसीजर चलेगा। तो पहला कहता है कि दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग कोर्ट्स, नेमली पहला हाई कोर्ट, दूसरा सिटी सिविल कोर्ट, और तीसरा कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस क्या होगा ये हम लोग ऑलरेडी जब मैंने डेफिनेशन क्लॉज के बाद की क्लास ली थी तो वहां हमने देख लिया था। और यहां पर जो सिटी सिविल कोर्ट है इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होगी, चाहे वह जूनियर डिवीजन हो और चाहे वह सीनियर डिवीजन हो। तो इन्हीं न्यायालय में जो है समरी प्रोसीजर का जो प्रोसीजर चलेगा। आइए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, और अदर कोर्ट। तो जो यहाँ पर अदर कोर्ट दिया हुआ है इसको लेकर के जब आप इसके प्रोविजन को पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर कट दिया हुआ है, क्या कहता है वहां कहता है द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर ओनली टू सच कैटेगरी ऑफ सूट एज इट डीम प्रॉपर। यानी कि हाई कोर्ट यहाँ पर तय कर सकता है नोटिफिकेशन इशू करके कि किन पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर यह प्रोसीजर चलेगा। फिर आगे कहता है रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर ओनली टू सच कैटेगरी ऑफ सूट एज डीम प्रॉपर एंड मे आल्सो from time to time as the circumstances of the case may require be by subsequent notification in the official gazette further restrict, enlarge or vary the category of suit to be brought under the operation of this order as it deemed proper। और जो यहां पर आपने देखा था क्या अदर, आपने जो यहां पर देखा बी में अदर कोर्ट, तो यह अदर कोर्ट को भी लेकर के कौन तय करेगा कि किस मामले में यह कार्रवाई चल सकती है या नहीं, इसको भी लेकर के हाई कोर्ट द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा जिसमें यह बात तय होगी। तो ये था हमारा ऑर्डर 37 का रूल 1। तो यहां पर आप मेरे लिए याद रखिएगा कि हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर 37 रूल 1 का सब रूल 2। तो ऑर्डर 37 का रूल 1 का सब रूल 2 देखेंगे तो ये बताता है क्लासेस ऑफ सूट को लेकर के, ओ सॉरी क्लासेस ऑफ सूट नहीं, मतलब ये बताता है किस किस सब्जेक्ट मैटर पे जो है ये पार्टिकुलर जो समरी प्रोसीजर चलता है ये किस किस मैटर को लेकर के चलेगा। तो ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सब रूल 1 द ऑर्डर अप्लाइज टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ सूट। अब वो कौन से क्लास ऑफ सूट है, तो पहला कहता है सूट अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के, हुंडीज को लेकर के और प्रोमिसरी नोट को लेकर के। दूसरा सूट इन विच प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेब्ट और लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी पेएबल बाय द डिफेंडेंट, या तो डेब्ट की रिकवरी को लेकर के या तो कोई लिक्विडेटेड मनी है जिसकी डिमांड की जा रही है जो कि पेएबल होगा डिफेंडेंट द्वारा। लेकिन यहां पर जो दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो इन केसेस में क्या होना चाहिए, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा या तो किसी इनेक्टमेंट के तहत
आप ये क्लेम ला रहे हो, आपका ये अराइज हो रहा हो राइट कि आप ये क्लेम लाए, या तो कोई गारंटी है जहां पर जो क्लेम है अगेंस्ट द प्रिंसिपल इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट और लिक्विडेटेड डिमांड ओनली। और अगर गारंटी को लेकर के है तो यहां पर भी आपका जो डिमांड होना चाहिए वो केवल किस चीज के लिए होना चाहिए, प्रिंसिपल के अगेंस्ट, डेब्ट को लेकर के या लिक्विडेटेड डिमांड को लेकर के। यही कहता है आपका ऑर्डर 37 के रूल 1 का सब रूल 2। तो यहां पर आप ये चीज जान लीजिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, हुंडी, रिकवरी ऑफ डेब्ट प्लस लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी जो कि डिमांड की जाएगी डिफेंडेंट से, और इसके साथ यहां पर जोड़ दिया है क्या कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, किसी इनेक्टमेंट से मिल रहा हो, अराइज हो रहा हो, और जो यहां पर आपका अगर गारंटी की बात है तो वहां पर जो आपका क्लेम होना चाहिए प्रिंसिपल से वो केवल किस चीज के लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए डेब्ट को लेकर के या लिक्विडेटेड डिमांड को लेकर के। यही कहता है आपका ऑर्डर 37 का रूल 1 का सब रूल 2। तो हमने देखा कि कौन कौन सी कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस और सिटी सिविल कोर्ट, चाहे वह जूनियर डिवीजन हो चाहे वो सीनियर डिवीजन हो। फिर हमने देखा सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, हुंडी। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिकवरी ऑफ डेब्ट को लेकर के, या लिक्विडेटेड मनी की डिमांड की जा रही है जो कि पेएबल होगा किसके द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस टॉपिक में देखें तो सबसे स्टार्टिंग की दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जब समरी ट्रायल देखेंगे सीआरपीसी का तो वहां पर भी बताया हुआ है कि कौन कौन सी पार्टिकुलर कोर्ट या कौन कौन से पार्टिकुलर मजिस्ट्रेट जो है समरी ट्रायल चला सकते हैं और किस किस पार्टिकुलर मैटर को लेकर के समरी ट्रायल चलेगा। वैसे ही यहां पर भी सेम ऑर्डर 37 में आपको ये बताया हुआ है। अब जो है आइए हम देखते हैं इसके ऑर्डर 37 के रूल 2 को। ये कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट। अब ये आपको बताएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे होगी समरी प्रोसीजर को लेकर के। जब आप ऑर्डर 37 का रूल 2 पढ़ेंगे तो ये आपको बताएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे होगी। और ये कहता है कि a suit to which this order apply may, if the plaintiff desire to proceed hereunder, be instituted by a presenting a plaint which shall contain। तो यहां पर भी क्या होगा, प्लेंटिफ जो होगा प्रेजेंट करेगा प्लेंट, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी और वो कहां पर दी हुई है, तो वो आपको मिलेगा ऑर्डर 37 के रूल 2 में। और ये सारी चीजें भी इसमें मेंशन होना जरूरी है। अब ये क्या बताता है, तो ये कहता है कि अ स्पेसिफिक अवेयरमेंट टू द इफेक्ट दैट द सूट इज फाइल्ड अंडर दिस ऑर्डर। आपको स्पेसिफिकली ये बताना होगा कि जो सूट आपका फाइल हो रहा है वो ऑर्डर 37 के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के ऑर्डर 37 से डील होने के लिए अप्लाई हो रहा है। दूसरा, दैट नो रिलीफ व्हिच डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस रूल हैज बीन क्लेम्ड इन दिस प्लेंट। यानी कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर 37 का रूल 1 का सब रूल 2, तो वहां मैंने आपको बताया था कि किन किन क्लासेस ऑफ सूट पे ये प्रोसीजर चलेगा। तो आपको साथ साथ यह भी उसमें मेंशन करना होगा कि जो आप जिस चीज को लेकर के प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज को लेकर के आप सूट दायर कर रहे हैं, वह केवल और केवल उसी सब्जेक्ट मैटर को डील करता हुआ होना चाहिए। फिर सी कहता है द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इमीडिएटली बिलो द नंबर ऑफ द सूट इन द टाइटल ऑफ द सूट। तो जब आप जो आपका नंबर ऑफ द सूट होगा, जब आप फाइल करेंगे तो जो नंबर ऑफ सूट होगा जस्ट उसके नीचे जो टाइटल दिया जाएगा, वो टाइटल क्या दिया जाएगा, तो वो टाइटल यहाँ पर मेंशन है और इसको प्लीज आप लोग टिक कर लीजिए, मतलब मार्क कर लीजिए। हो सकता है कि कल को आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले। तो ये कहता है अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द सीपीसी 1908। सिंपली आपको ये मेंशन करना होगा एज अ टाइटल। जब आप ऑर्डर 37 के तहत क्या कर रहे होंगे, एज अ प्लेंटिफ आप प्लेंट दायर कर रहे होंगे, तो ये चीज आपको स्पेसिफिकली वहां पे टाइटल देना जरूरी है। अब जो है दूसरा पार्ट इसका कहता है, यानी कि ऑर्डर 37 के रूल 2 का सब रूल 2, कि द समन ऑफ द सूट शैल बी इन द फॉर्म नंबर 4 इन अपेंडिक्स बी। जब आप अपेंडिक्स बी में देखेंगे तो वहां पर फॉर्म बताए हुए हैं, तो यहां पर बस सिंपली यही कह रहा है कि जो समन होगा सूट का वो किस फॉर्म में दायर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर 37 के रूल 2 के सब रूल 3 को पढ़ें। इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर 2 प्रकार की समन जो है इशू होंगे, और एक होगा अपीयरेंस के लिए और एक होगा समन फॉर जजमेंट के लिए। तो यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो प्लेंटिफ होगा वो क्या भेजेगा, इनको समन इशू किया जाएगा डिफेंडेंट को कि वह क्या हो, प्रेजेंट हो। और इसके लेकर के जो यहां पर आप देखने को आपको मिलेगा समन, तो यहां पर जो डिफेंडेंट है उन्हें विद इन 10 डेज क्या होना होगा, अपीयर होना होगा। लेकिन आप जो देखते हैं ऑर्डिनरी प्रोसीजर, तो वहां आपको देखने को क्या मिलेगा कि जब आप ऑर्डर 5 देखेंगे तो ऑर्डर 5 में आपको मिलेगा कि विद इन 30 डेज, यानी कि प्लेंट जिस दिन दायर हुआ है उसके 30 दिन के भीतर
या यह बढ़ करके अवधि 90 दिन तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मात्र 10 दिन का समय मिलता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, आज हम समरी प्रोसीजर देख रहे हैं। अब जो है तो इसको पढ़ने से पहले हमें ऑर्डर 37 का रूल 3 पढ़ लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं रूल 3 क्या कहता है। वो कहता है इन अ सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाई, यानी कि ऑर्डर 37 जिस सूट पे अप्लाई होगा, द प्लेंटिफ शैल together with the summon under rule 2 serve on the defendant a copy of the plaint and annexure thereto, and the defendant may at any time within 10 days of such service enter an appearance either in person or by pleader, and in either case he shall file in court an address for service of notice on him। तो यहां पर सिंपली कहता है ऑर्डर 37 का रूल 3 कि प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ जो है एक नोटिस सर्व करेगा या एक समन सर्व करेगा। किसको, यहां पर जो प्लेंटिफ होगा वह जो है समन इशू करेगा, किसको, डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट जो होगा उसको विद इन 10 डेज कोर्ट में क्या होना होगा, अपीयर होना होगा, और साथ ही साथ कोर्ट को उसको अपना एड्रेस भी बताना होगा, जिस एड्रेस पर आगे की कार्रवाइयों में अगर कोई भी नोटिस सेंड करना है तो वह कौन सा एड्रेस होगा जहां पर उसे सेंड किया जाएगा। जब आप ऑर्डर 6 का रूल 14 देखते हैं तो वहां पर भी यही बात कहा है, लेकिन वो कहा है ऑर्डिनरी सूट के केस में, और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, समरी प्रोसीजर। तो समरी प्रोसीजर में जब डिफेंडेंट क्या होगा, जब डिफेंडेंट अपीयर होगा तो अपीयर होने के बाद उसे 10 दिन के भीतर तो पहले उसे अपीयर होना होगा, और अपीयर होने के बाद उसे अपना वह रेसिडेंशियल एड्रेस भी बताना होगा, जो कि आगे की कार्रवाइयों में अगर कोई नोटिस सर्व करनी है या कोई भी चीज भेजनी है तो वो कौन सा पता होगा जहां पर हम सेंड कर दें, तो ये मान लिया जाएगा कि डिफेंडेंट को सर्व हो गया। तो ये हो गया हमारा, जो मैंने आपको बताया था कि 2 समन इशू होंगे, उसमें से ये पहला समन। अब हम आगे चल के देखेंगे कि दूसरा समन कौन सा है, जो कि समन फॉर जजमेंट के लिए है। तो आइए अब हम देखते हैं ऑर्डर 37 के रूल 3 का सब रूल 2। ये कहता है अनलेस otherwise ordered, all summon, notice and other judicial process required to be served on the defendant shall be deemed to have been duly served on him if they are left at the address given by him for such service। देखिए जो मैंने आपको पहले बताया, यानी कि अगर आप एज ए डिफेंडेंट हैं और आपने कोर्ट को कोई अपना एक पता बता दिया और उस पते पर कोर्ट द्वारा क्या भेज दिया गया, कोई समन, कोई नोटिस या कोई अदर जुडिशियल प्रोसेस में आने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट, तो यह मान लिया जाएगा कि नोटिस, समन या वह डॉक्यूमेंट आपको सर्व हो गया है, क्योंकि एड्रेस जो बताया है वह आपने बताया है। अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है तो ये आपकी गलती है। इसके बाद ऑर्डर 37 के रूल 3 का सब रूल 3 क्या कहता है, ऑन द डे ऑफ एंटरिंग द अपीयरेंस notice of such appearance shall be given by the defendant to the plaintiff pleader, or if the plaintiff sue in person, to the plaintiff himself, either by notice delivered at or sent by a prepaid letter directed to the address of the plaintiff pleader or of the plaintiff as the case may be। तो यहाँ पर ये कह रहा है, बस सिंपल सी बात कह रहा है कि पहले तो प्लेंटिफ ने इनको जो है समन सेंड किया, अब इनके ऊपर लाइबिलिटी थी कि ये 10 दिन के भीतर कोर्ट में है, आने के बाद इन्हें कोर्ट को अपना एड्रेस बताना होगा, जिस एड्रेस पर आगे की कार्रवाइयों में कोई भी चीज सेंड की जाएगी। फिर मान लीजिए कि जब डिफेंडेंट अपीयर होंगे तो उन्हें यह जरूरी होगा कि वह प्लेंटिफ को या प्लेंटिफ के बिहाफ पर अगर उसका प्लीडर कार्रवाई में आ रहा है तो उसे ये क्या बताएं, ये अपने अपीयरेंस को लेकर के सूचित करें। यही कहता है ऑर्डर 37 के रूल 3 का सब रूल 3। तो यहां तक हम लोगों ने ऑर्डर 37 का रूल 1, ऑर्डर 37 का रूल 2 और ऑर्डर 37 का रूल 3 कंप्लीट कर लिया। अब जो है माफ कीजिएगा, ऑर्डर 37 के रूल 3 का सब रूल 4 भी अभी काफी बचा हुआ है इसमें पार्ट, तो अभी हम देखते हैं। तो जब आप ऑर्डर 37 का रूल 3 का सब रूल 4 देखेंगे तो वो कहता है, ये सिंपली क्या कहता है, समन फॉर जजमेंट के लिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि समन फॉर अपीयरेंस होता है, फिर समन फॉर जजमेंट होता है। तो समन फॉर अपीयरेंस आपको कहां मिला, ऑर्डर 37 के, ये नोट करते चलिए आप लोग, ये आपको कहां मिला, ऑर्डर 37 के रूल 3 के सब रूल 3 में, और आपको समन फॉर जजमेंट कहां मिलेगा, ऑर्डर 37 के रूल 3 के सब रूल 4 में। ये आसानी से मतलब आप जो है अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, मात्र एक सब रूल का डिफरेंस है। तो ये आप जो है अगर पॉइंट नोट करना चाहें, सारी चीजें आप नोट करते चलिए आप लोग। तो जब हम देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ समन फॉर जजमेंट होगा, तो आइए देखते हैं ऑर्डर 37 के रूल 3 का सब रूल 4 को। तो कहता है कि इफ द डिफेंडेंट एंटर एन अपीयरेंस द प्लेंटिफ शैल देयरआफ्टर सर्व ऑन द डिफेंडेंट अ समन फॉर जजमेंट इन फॉर्म नंबर 4A अपेंडिक्स बी। तो जैसे ही डिफेंडेंट अपीयर होगा वह किसे बताएगा, इस बात की जानकारी किसे देगा, प्लेंटिफ को, या तो अगर उसके बिहाफ पे प्लीडर आ रहा है तो उसे,
और जब इस बात का पता उन्हें चलेगा तो उन्हें उसे क्या करना होगा, उन्हें फॉर्म नंबर 4A जो अपेंडिक्स बी में दिया हुआ है उसके तहत समन फॉर जजमेंट सर्व करना होगा। जो भी जजमेंट आया है उस जजमेंट का जो को लेकर के जो समन है वह सर्व करना होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, सच अदर फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर और कोई फॉर्म टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब किया जाता है तो उस फॉर्म के तहत। फिर कहता है रिटर्नेबल नॉट लेस देन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट वेरीफाइंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड द अमाउंट क्लेम एंड स्टेटिंग दैट इन हिज बिहाफ देयर इज नो डिफेंस टू द सूट। तो अब जो है यहां पर जब समन फॉर जजमेंट सर्व किया जाएगा प्लेंटिफ द्वारा डिफेंडेंट को, तो डिफेंडेंट को फिर उस केस में 10 दिन के भीतर, देखिए 10-10 दिन की ही बात किया हुआ है, तो ये 10-10 दिन का पॉइंट भी जो है आप लोग याद रखिएगा, मात्र 10-10 दिन की ही बात किया हुआ है। अभी तक जब से हमने ये ऑर्डर पढ़ना शुरू किया है तो यहाँ पर जो भी समन इशू हो रहा है उसके केस में 10-10 दिन की बात हो रही है। और यहाँ भी क्या कह रहा है कि जब डिफेंडेंट को क्या हो रहा है, समन सर्व हो रहा है, चाहे वो अपीयरेंस को लेकर के हो चाहे जजमेंट को लेकर के हो, तो उन्हें 10 दिन के भीतर भीतर ही उसके बारे में जानकारी देनी हो, और वहां पर अपीयर होना पड़ रहा था उनको। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं ऑर्डर 37 का रूल 3 का सब रूल 5। अब ये किस लिए है, ये है अप्लाई टू लीव, यानी कि डिफेंडेंट चाहता है कि वह कोर्ट की कार्रवाई में आए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरली क्या होता है, डिफेंडेंट को ऐसा परमिशन रिक्वायर नहीं होता है, लेकिन जब हम समरी प्रोसीजर की बात करते हैं तो वहां पर रिक्वायर है। और ये कहां पर दिया हुआ है, ऑर्डर 37 के सब रूल 3, ऑर्डर 37 के रूल 3 के सब रूल 5 में। तो ये क्या कहता है कि द डिफेंडेंट में एट एनी टाइम within 10 days from the service of such summon for judgment by affidavit or otherwise disclosing such fact as may be deemed sufficient to entitle him to defend apply on such summon for leave to defend such suit and leave to defend may be granted to him unconditionally or upon the such term as may appear to the court judge to be just। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जब 10 दिन के समन इशू हो रहा था अपीयरेंस को लेकर के, तो उसे 10 दिन के भीतर आना पड़ रहा था। आने के बाद कोर्ट में उसे कोर्ट को अपना एड्रेस बताना पड़ रहा था, साथ ही साथ प्लेंटिफ को, और अगर उनके भी पे प्लीडर है तो उसे जानकारी देनी पड़ रही थी कि हाँ भाई हम आ गए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि समन फॉर जजमेंट जब सर्व होगा तो यहां पर भी उसे 10 दिन के भीतर भीतर कोर्ट को बताना होगा कि वह चाहता है क्या, कि वह कार्रवाई के भीतर पार्टिसिपेट करे। और यहां पर जब वो कोर्ट में चाहता है कि वो पार्टिसिपेट करे तो उसको क्या करना होगा, उसको एफिडेविट द्वारा या अदर वे से डिस्क्लोज करने होंगे जो भी फैक्ट हैं जो कि सफिशिएंट हो, किस चीज के लिए, कि वह इसको ये बताएं या कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ ये डिफेंड करने के लिए इच्छुक है और एलिजिबल है। फिर उसके बाद लेकिन यहाँ कोर्ट डिनाई भी कर सकती है। जब आप इसका प्रोविजो देखेंगे तो वहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि अगर वो फ्रिवलियस या वैक्सेशियस है, जो भी वो डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड से ये देख करके पता चल रहा है, जो उसने एफिडेविट के साथ या अदर वे से जो भी फैक्ट या सर्कमस्टांसेस को लेकर के जानकारी दी है, वह साफ साफ शो कर रही है कि वो फ्रिवलियस है और वैक्सेशियस है, और ये चाहता है कि कोर्ट का टाइम बढ़े या कोर्ट के टाइम में और टाइम लगे, जल्दी से जल्दी न्याय निर्णय ना हो पाए। तो इस केस में कोर्ट क्या कर देगी, इन्हें मना कर देगी, यानी कि डिनाई कर देगी। ठीक है, अब जो है इसका नेक्स्ट प्रोविजो देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम बाय द प्लेंटिफ इज एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट टू बी ड्यू फ्रॉम हिम, लीव टू डिफेंड द सूट शैल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस द अमाउंट सो एडमिटेड टू बी ड्यू इज डिपॉजिटेड बाय द डिफेंडेंट इन द कोर्ट। सिंपल सी बात कह रहा है कि प्लेंटिफ ने कहा कि भैया आपने हमारे 100 रुपए लिए हैं, इसको लेकर के उसने समन फॉर जजमेंट इनको जो है सेंड किया। अब इन्होंने ये इच्छा जताई है कि कोर्ट की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये भी एडमिट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने इनसे 100 रुपए लिया था जो कि बकाया है। तो आगे की कार्रवाई तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि इनके द्वारा 100 रुपए कोर्ट में जमा नहीं कर दिए जाएंगे, यही कहता है ये प्रोविजो। अब देखते हैं ऑर्डर 37 के रूल 3 का सब रूल 6। ये कहता है एट द हियरिंग ऑफ सच समन फॉर जजमेंट। अब जब कोर्ट जब हियर कर रही होगी क्या समन फॉर जजमेंट को लेकर के, तो वो क्या करेगी, तो अगर डिफेंडेंट अप्लाई नहीं करता है कि वह डिफेंड करना चाहता है, ठीक, या फिर उसने अगर एप्लीकेशन लगाया भी था तो वह रिफ्यूज हो गया है, तो प्लेंटिफ जो है एंटाइटल हो जाएगा जजमेंट को लेकर के, यानी कि तुरंत कोर्ट जो है प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट सुना देगी। और एक चीज याद रखिएगा कि समरी प्रोसीजर में डिफेंडेंट के पास तो मौका होता ही नहीं है, और जो कुछ अवसर उसे मिले भी हैं तो वहां अगर उसने कोई चूक दिखाई तो कोर्ट यहाँ पर बैठी ही होती है इसलिए कि वह तुरंत जो है प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट सुना दे। तो यहां अगर आप डिफेंडेंट है तो आप कोई चूक नहीं कर सकते। और हमने यहां देखा क्या कि कोर्ट जब हियर कर रही है समन फॉर जजमेंट को लेकर के, तो वहां क्या हो रहा है, डिफेंडेंट या तो इच्छा ही नहीं जता रहा है, और अगर वो जता रहा है तो कोर्ट ने उसे रिफ्यूज कर दिया है, तो यहां तुरंत कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट पास कर देगी। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप एज ए डिफेंडेंट कोर्ट में अप्लाई करते हैं और कोर्ट द्वारा रिफ्यूज कर दिया जाता है आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेशन को लेकर, यानी कि आप डिफेंड नहीं कर सकते और कोर्ट इस चीज को रिफ्यूज कर दे रही है, तो आप इसको लेकर के अपील नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो समरी प्रोसीजर का जजमेंट आएगा उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है,
लेकिन अगर आपको रिफ्यूज कर दिया जा रहा है पार्टी बनाने से कोर्ट की कार्रवाई में, तो या डिफेंड करने को लेकर के, तो आप इस चीज को लेकर के अपील नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी यहां दिया हुआ नहीं है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब जो है इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, इफ द डिफेंडेंट इज परमिटेड टू डिफेंड एज टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द क्लेम, द कोर्ट और जज में डायरेक्ट हिम टू गिव सच सिक्योरिटी एंड विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट और जज, and that on failure to give such security within the time specified by the court or judge to carry out such other direction as may be have given by the court or judge, the plaintiff shall be entitled to judgment forthwith। और देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि एक तो आपके पास अवसर नहीं है, और जो गिने चुने कुछ अवसर हैं, अगर आपने वहां भी कोई गलती की तो कोर्ट यहाँ उतारू हो रखी है कि बस प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट सुना देना है। और यहाँ पर भी वही कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट को मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया था कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोर्ट ने मान लीजिए कि परमिट भी कर दिया, और इसके बाद आपने क्या नहीं किया, अगर कोर्ट ने आपको डायरेक्ट किया था कोई सिक्योरिटी आप क्या करिए, कोर्ट के सामने ला करके रखिए, और आपने वहां कोई फॉल्ट किया, तो आपके उस फॉल्ट होने के बाद कोर्ट कुछ नहीं सुनेगी और तुरंत प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट सुना देगी। ये था आपका ऑर्डर 37 के रूल 3 का सब रूल 6। फिर जो है 7 जो है सिंपल सी बात कहता है कि अगर डिफेंडेंट कुछ सफिशिएंट कॉज बता देता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, अगर कि उसके डिले होने में कुछ सफिशिएंट कॉज थे जिस वजह से वो डिले हुई, तो कोर्ट जो है उसको मौका फिर से दे सकती है कि वो डिफेंड कर ली जाए। तो हमने ऑर्डर 37 का रूल 1, ऑर्डर 37 का रूल 2 और ऑर्डर 37 का रूल 3 तीनों कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे ऑर्डर 37 के रूल 4 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है कि पावर टू सेट एसाइड। अब मान लीजिए कि कोर्ट ने, मैंने आपको क्या बताया कि प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट देने के लिए बैठी है जजमेंट, और जहां कोई मौके मिले भी हैं डिफेंडेंट, उसमें अगर उसने कोई चूक की तो तुरंत से प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इसी जल्दबाजी में कोर्ट से कोई गलती हो जाती है, और इस पे या फिर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसा शो करते हैं कि जो भी प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट पास हुआ है उसे क्या कर देना चाहिए, स्टे लगा देना चाहिए, या फिर अगर जजमेंट पास नहीं हुआ है तो स्टे लगा देना चाहिए, और अगर पास हो गया है तो एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा देना चाहिए। तो कोर्ट ऐसा भी कर सकेगी, और इसको परमिट करता है ऑर्डर 37 का रूल 4। यही दिया हुआ है आपके ऑर्डर 37 के रूल 4 में। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो ये कहता है कि आफ्टर डिग्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेट असाइड द डिग्री, यानी कि अगर डिग्री पास हो गई है और कोर्ट को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लगता है तो वो क्या कर सकती है, डिग्री को सेट असाइड कर सकती है। एंड इफ नेसेसरी स्टे और सेट असाइड एग्जीक्यूशन, और अगर जरूरी हो तो वह एग्जीक्यूशन पे भी क्या लगा सकती है, स्टे, और या तो उसे सेट असाइड कर सकती है। और आपको पता होगा कि पहले जजमेंट आता है, फिर डिग्री बनती है, और डिग्री के बाद आप एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि जजमेंट डिग्री एग्जीक्यूशन, ZDE, ये होती है प्रोसेस। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे ऑर्डर 37 का रूल 5, तो ये सिंपल सी बात कहता है पावर टू ऑर्डर बिल एक्सेट्रा टू बी डिपॉजिटेड विद ऑफिसर ऑफ कोर्ट। जैसे कि हमने बोले जब इंटरप्रीटर सूट पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था कि जो सूट लाता है तो उसके पास हमने देखा था कोई सम ऑफ मनी थी, कोई डेप्ट था, या कोई प्रॉपर्टी थी जो कि मूवेबल हो या इमूवेबल। तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी जो इस नेचर की है जो कि कोर्ट के सामने लाई जा सकती है या कोर्ट के पास जमा कराई जा सकती है, तो उसे क्या करना पड़ रहा था, कोर्ट में सबमिट करना पड़ रहा था। सेम यहाँ पर भी यही कहता है ऑर्डर 37 का रूल 5, यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, कह रहा है कि इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट में ऑर्डर द बिल, हुंडी और प्रोमिसरी नोट ऑन विच द सूट इज फाउंडेड टू बी फोर्थविथ डिपॉजिटेड विथ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यानी कि अगर सूट किस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के है, बिल ऑफ एक्सचेंज को, हुंडी पे या प्रोमिसरी नोट पे, तो आपको कोर्ट के ऑफिसर के समक्ष क्या करना होगा, इसे सबमिट करना पड़ेगा। यही कह रहा है ऑर्डर 37 का रूल 5। अब जो है ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटिंग नॉन एक्सेप्टेंस और डिसऑनर ऑफ बिल और नोट पे बस सिंपल सी बात कहा है कि मान लीजिए कि आपके खिलाफ आपको कोई जो है चेक इशू हुआ है, जब आप जाते हैं तो वो डिसऑनर हो जाता है, या कोई प्रोमिसरी नोट है वो डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो भी कॉस्ट आता है यानी जो भी आपका खर्चा आता है या जो भी आपको नुकसान होता है, तो वह पर्सन भी ऑर्डर 37 के तहत अपना सूट ला सकता है। ये कहता है ऑर्डर 37 का रूल 6। और ऑर्डर 37 का रूल 7 कहता है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी मैनर से ही प्रोसीजर को चलाया जाएगा। यही था आपका आज का समरी प्रोसीडिंग। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा समरी प्रोसीजर को लेकर के ऑर्डर 37 में, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। बाकी अब हम चलते हैं इसको डेली की तरह समराइज करते हुए। तो हमारी डेली की क्लासेस ऐसे ही होती हैं कि हम लोग लास्ट क्लास की कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन आफ्टर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं और लास्ट में उसको समराइज करते हुए अपनी क्लास को ओवर करते हैं। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा हूं, प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट रह भी गया हो तो मैं जब समराइज करूं ताकि वो उस तक भी पहुंच पाए।
तो आइए हमने जहां से स्टार्ट किया था हम फिर से वहीं चलते हैं और देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है, चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल, वहां पर मामले को जल्दी से जल्दी अगर निपटारा किया जाएगा तो क्या होगा, जस्टिस मिलेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनायल, यानी कि जितनी देरी होगी उतना ही न्याय पाने में, मतलब जितना ही विलंब होगा न्याय उतना ही कम समझा जाएगा। तो ये आप समझिए कि चाहे आप सिविल कार्रवाई हो या चाहे क्रिमिनल मैटर हो या चाहे सिविल मैटर हो, तो यहां पर जनरल प्रोसीडिंग तो एक रहती ही है, साथ में कुछ एक स्पेशल प्रोविजन भी रहता है जिसके तहत मामले की जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। और मैंने आपको बताया था कि जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखते हैं तो वहां पर भी ट्रायल दिए हुए हैं 4 प्रकार के, चाहे सेशन हो, वारंट हो और समन हो। और ये तीनों के बाद एक स्पेशल दिया हुआ है, वह क्या है, वह दिया हुआ है समरी ट्रायल। और समरी ट्रायल चैप्टर 21 में 260 to 265 इसीलिए दिया हुआ है ताकि समरी ट्रायल के तहत जिस मैटर का ट्रायल होता है क्रिमिनल मैटर में, वहां पर क्या होता है, जल्दी से जल्दी मामले को निपटाया जाता है। सेम वैसे ही जब हम सिविल प्रोसीजर कोड देखते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डिनरी प्रोसीजर होता है। ऑर्डिनरी प्रोसीजर में क्या होता है, प्लेंटिव प्लेंट लाएगा, फिर डिफेंडेंट को 30 दिन का टाइम मिलेगा और देरी करता है और किसी कारणवश कर रहा है तो उसको फर्दर 60 दिन के लिए एक्सटेंड करके यानी 90 दिन तक मौका दे दिया जाएगा कि भैया तुम रिटन स्टेटमेंट लाओ। फिर ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है और इसमें काफी टाइम लग जाता है जनरल प्रोसीजर में। इसीलिए सिविल प्रोसीजर कोड में समरी प्रोसीजर का प्रावधान किया गया है ऑर्डर 37 में, रूल 1 से लेकर के रूल 7 तक, ताकि मामले का जल्दी से जल्दी निष्पादन किया जा सके। और जब हम लोग ऑर्डर 37 पढ़ रहे थे तो मैंने पढ़ाने से पहले ही आपको बताया था कि इसमें स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ कोर्ट की बात किया, यानी कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ समन, सेशन और सिटी सिविल कोर्ट, चाहे जूनियर डिवीजन चाहे सीनियर डिवीजन। हर कोर्ट को लेकर के यहाँ सारी कोर्टों को यहाँ पर जो है एम्पावर नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कोर्ट की बात किया। फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर को लेकर देखा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, हुंडी, कोई डेप्ट था या कोई लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी थी जो कि डिमांडेड है, जो कि पेएबल होगी डिफेंडेंट द्वारा, या कोई गारंटी की बात थी तो जो प्रिंसिपल से क्लेम होगा वह क्या होगा, डेप्ट, या तो वह लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। तो ये सब्जेक्ट मैटर को लेकर के हमने देखा कि यहाँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन क्या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे जो दिए हुए हैं क्या यह जो है एक्सक्लूसिव है, तो ऐसा नहीं है। या स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ कोर्ट जो दी हुई है क्या ये एक्सक्लूसिव है, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट है वह नोटिफिकेशन इशू करके कुछ और भी मैटर तक इस प्रोसीजर के दायरे को बढ़ा सकती है और कुछ और क्लासेस ऑफ कोर्ट को भी एम्पावर्ड कर सकती है इस प्रोसीजर के तहत मामले की सुनवाई करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है कि जो जनरल प्रोसीजरिंग में जो मामले आते हैं आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम मैटर में 3 साल का जो है लिमिटेशन पीरियड होता है, कभी कभी 12, कहीं कहीं 20 भी है। लेकिन जब आप समरी प्रोसीजर पढ़ेंगे तो इसको लेकर के जो लिमिटेशन पीरियड है वो 1 ईयर का है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 तरह के समन इशू होंगे और ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो यहाँ पर 2 प्रकार के समन इशू हो रहे हैं, एक अपीयरेंस को लेकर के हो रहा है और एक समन फॉर जजमेंट को लेकर के हो रहा है। ऑर्डर 37 रूल 3 सब रूल 3 यहाँ पर अपीयरेंस को लेकर के इशू हो रहा था जिसमें 10 दिन, और ऑर्डर 37 रूल 3 सब रूल 4 वहां पर हो रहा था समन फॉर जजमेंट जिसको लेकर के 10 दिन। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में अपना ऑर्डर 37 के रूल 1 से लेकर के रूल 7 तक कवर किया। 7 में क्या था, 7 में कह रहा था कि ऑर्डिनरी जैसे प्रोसीजर फॉलो होता है बाद में वैसे ही फॉलो होगा। 6 में क्या कह रहा था, आपको कोई चेक इशू हुआ था या कोई नोट इशू हुआ था, बाद में वो डिसऑनर हो जाता है, जो भी खर्चा आता है तो आप भी इस प्रोसीजर के तहत अपने मामले को चलवा सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसको लेकर के क्या देखा था, जब हम गए थे ऑर्डर 37 के रूल 5 पे, तो वहां हमने देखा था कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रोमिसरी नोट को लेकर के अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो कोर्ट आपसे ऑर्डर करेगी कि आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट को ये सारी चीजें ला करके क्या करिए, सौंप दीजिए। फिर हम लोगों ने देखा था ऑर्डर 37 के रूल 4 को, वहां हमने क्या देखा कि कोर्ट जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या कर सकती है, आपकी डिग्री को क्या कर सकती है, आपकी डिग्री को सेट असाइड कर सकती है या एग्जीक्यूशन को क्या कर सकती है, स्टे लगा सकती है, उसे भी सेट असाइड कर सकती है। और फिर उसके बाद 3 में हमने काफी चीजें पढ़ी और 3 के बाद हम लोग जब तो 3 के बाद हम लोगों ने जब ऑर्डर 37 का रूल 2 देखा था तो मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग ऑफ समरी प्रोसीजर वहां पर दिया हुआ है। अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि वहां कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। कल को आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ड्राफ्टिंग ऑफ समरी प्रोसीजर को लेकर के जो प्रोविजन दिया है वो कहाँ है, तो वो आपको मिलेगा ऑर्डर 37 के रूल 2 में, जो कि क्या कहता है कि प्लेंट के साथ आपको कुछ चीजें ऐड करनी होंगी और वो चीजें आपको दी हुई है ऑर्डर 37 के रूल 2 में। और जब हम ऑर्डर 37 का रूल 1 पढ़ रहे थे तो वहां क्लासेस ऑफ कोर्ट बताया था और क्लासेस ऑफ सूट बताया था। क्लासेस ऑफ कोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, चाहे जूनियर डिवीजन चाहे सीनियर डिवीजन, और उसके बाद स्मॉल कॉजेस कोर्ट। और फिर हम लोगों ने जब सब्जेक्ट मैटर को लेकर के देखा तो वहां पर भी हमने पूरी एक लिस्ट देख ली। तो यही थी आज की क्लास आपकी समरी प्रोसीजर को लेकर के। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बिल्कुल अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, और फिर जब हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।